हाय, नमस्कार सभी को। मैं रोहित गुप्ता ग्लोबल गुप्ता चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो उनके लिए यूजफुल है अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते होंगे या परचेज डिपार्टमेंट में काम करते होंगे या उससे कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी है, कनेक्टेड डिपार्टमेंट जो भी है, उसमें अगर काम कर रहे होंगे तो आज का जो वीडियो है वो एप्लीकेबल होगा, यूजफुल होगा। एप्लीकेबल तो बहुत जगह पे है, यूजफुल होगा। इस बार के फाइनेंस एक्ट 2021 में भारत सरकार ने इनकम टैक्स के अंदर इतिहास में पहली बार शायद होगा कि गुड्स के ऊपर टीडीएस लगा दिया है। परचेज ऑन ऑफ गुड्स के ऊपर टीडीएस लगा दिया है और टीडीएस के अंदर एक नया सेक्शन, या इनकम टैक्स के अंदर आप बोल सकते हैं एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है वो, कब से इफेक्ट में आ रहा है, क्या एप्लीकेबिलिटी है, सब हम देखते हैं उसको। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, सेक्शन 194Q टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, ये आखिर क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। और दूसरा हम इसी टॉपिक में देखेंगे कि टीडीएस 194Q और टीसीएस 206C1H है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस एक्ट 2021 में सरकार ने टीडीएस चैप्टर के अंदर स्कोप बढ़ाने के लिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है। इसका नंबर है 194Q, जो डील करेगा टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स पे। ये कल से या 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर हम इस नए सेक्शन की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही जो लोग जानते होंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होंगे, तो उनको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले 1 अक्टूबर 2020 में एक नया सेक्शन आया था 206C1H, जहां पे टीसीएस की बात की गई थी। तो उसी तरह सेम वैसे ही इसने इस सेक्शन को लाया है 194Q को। सिर्फ एक ही बेसिक डिफरेंस है कि 194Q बायर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगा टीडीएस डिडक्ट करने की, और जो 206C1H है वो टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सेलर के ऊपर करेगा। अब आइए देखते हैं हम इसके अंदर के प्रोविजंस क्या हैं। एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q, ये टीडीएस तभी डिडक्ट करेंगे जब बायर रेसिडेंट सेलर, याद रखिएगा, रेसिडेंट सेलर से कोई भी सामान या वैल्यू, परचेज ऑफ गुड्स वैल्यू कर रहा है जिसका एग्रीगेट 50 लाख से ज्यादा है पूरे एक साल में, तो ये रूल लगेगा या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ अ सम टू द रेसिडेंट सेलर. Such payment is to be done for the purchase of goods of the value or aggregate of the value exceeding 50 in either 50 lakh rupees. मतलब 50 लाख तक तो नहीं लगेगा, 50 लाख के ऊपर होगा, एक्सीड जितना करेगा उस पे लगेगा। तो यहाँ पे बायर किसको कहा गया है, कहा गया किसको गया है कि जिसकी भी ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस टर्नओवर या टर्नओवर पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए के ऊपर होगी, तब हम उसको बायर कहेंगे। और बायर हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे अगर किसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है कि ये बायर की डिफिनीशन में नहीं आएगा, तो हम उसे बायर नहीं समझेंगे। लेकिन अब ये समझिए, जो आपके यहाँ लेटर्स आ रहे हैं, डिक्लेरेशन आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि वो आपसे पूछना चाहते हैं कि 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है क्या आपका, तभी तो डिसाइड करेंगे ना कि लगेगा कि नहीं लगेगा। वो तो मैं आगे एक स्लाइड में आपको बता दूंगा। इसीलिए वो डिक्लेरेशन आ रही है कि आप बताइए मुझे कि क्या पिछले साल में 10 करोड़ रुपए की ऊपर का टर्नओवर है आपका। अगर नहीं होगा तब तो ये रूल लगना ही नहीं लगना है। चलिए आगे देखते हैं, इस पे आउटलेट आ जाएगी। तो टाइम क्या है टीडीएस डिडक्ट करने का ऑन द परचेज ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 194Q? टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स डिडक्ट तभी होगा जब बायर विद इन
within earlier of the following dates, या तो at the time of credit of the sum into the account of the seller or at the time of the payment of the sum thereof, या तो सेलर जो परचेज कर रहा है क्रेडिट कर रहा है अकाउंट में होगा तो वो या तो जो पेमेंट वो कर रहा है उन दोनों में से जो पहले होगा उस वो टाइम माना जाएगा टीडीएस काटने का, रेट करने का। टीडीएस का रेट क्या होगा? अगर वो 50 लाख की ऊपर की वैल्यू का परचेज कर रहा है तो जो टीडीएस का रेट डिसाइड हुआ है वो है 0.10% ऑफ द परचेज वैल्यू। जो बायर लाइबल है डिडक्ट करने का टीडीएस 0.1% ऑफ द परचेज वैल्यू। लेकिन इन केस अगर सेलर के पास पैन नंबर नहीं है, पैन नंबर नहीं अवेलेबल है, तो बायर 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा। और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये टीडीएस का डिडक्शन रूल्स जो एप्लीकेबल हो रहा है, जो प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं वो 1 जुलाई 2021 से हो रहे हैं, मतलब कल से हो रहे हैं। तो ये सरकार लाना क्यों चाहती थी? जैसे आपने कुछ साल पहले ज्वेलर्स का सुना होगा कि पहले वो अपनी सेल्स तो बताते नहीं थे, टर्नओवर तो बताते नहीं थे, तो सरकार ने क्या किया कि 0.1 या 0.2% का ही रखा उन्होंने कि टीडीएस ना करे का। काफी सेलर ज्वेलर्स वालों ने, एसोसिएशन ने वो भी किया, हड़ताल भी की, स्ट्राइक्स भी की, दुकानें भी बंद रखी, लेकिन सरकार ने माना नहीं। सरकार ने कहा कि हमें टीडीएस और पैसे से मतलब नहीं है, हमें आपकी ट्रांजैक्शन देखनी है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले आए हैं सरकार। सरकार को अगर टीडीएस कमाने से मतलब होता तब तो वो रेट बढ़ा देती, 1% 2% कर देती, लेकिन 0.1% क्यों किया? क्योंकि अब सरकार जानना चाहती है कि 50 लाख के ऊपर की सेल होती कितनी है। क्योंकि आपको ही मालूम है इंडिया जैसे कंट्री में अनरजिस्टर्ड लोग कितने हैं और कितना मतलब 50 लाख के ऊपर का करते हैं लेकिन बताते नहीं है। तो दोनों जगह फिक्स कर दी, सेलर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी और बायर पे भी कर दी। अगर बायर है तो टीडीएस काटेगा 194Q में, अगर सेलर है और बायर नहीं काट रहा है, नहीं टर्नओवर है उसकी, ये नहीं बता रहा है टर्नओवर, तो 206C 1H वाले में काटेगा। मैं आगे इस पे डिटेल बताऊंगा आपको, लेकिन जो पर्पस लाने का सरकार का है वो यही है कि आप बताइए तो कि क्या कर रहा है बिजनेस, कितना हो रहा है। इसके अंदर सरकार ने एग्जेम्पशन भी दे रखी है। एग्जेम्पशन क्या दे रखी है कि 194Q नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? अगर आपका टीडीएस किसी और अदर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में कटता होगा तो आप पे नहीं लगेगा ये। या फिर 206C जो टीसीएस वाला अपना सेक्शन है, 206C, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, 206C 1H की बात नहीं कर रहा हूं, 206 जो टीसीएस वाला है, अगर उसमें भी आपका टीसीएस कट के जमा हो रहा है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने जो आपको इस स्लाइड से पहले बताया कि सरकार का जो मकसद है, क्योंकि आप अगर टीडीएस कटवा ही रहे हो या टीडीएस इसका काट ही रहे हो तब लाने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो उनको पकड़ने या जानने के लिए ला रहे हैं ना। तो इसलिए तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, होगा ये एग्जम्प्ट होगा अगर आपका किसी और प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स में टीडीएस कट रहा होगा या टीसीएस कट रहा होगा। कुछ और पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट इस सेक्शन को लेके, अगर आपकी बुक्स में किसी भी नाम से या सस्पेंस के नाम से भी अमाउंट पे खड़ा हो गया 50 लाख रुपए तो आप लाइबल हो गए टीसीएस काटने के लिए। ट्रांजैक्शन चाहे टीडीएस आप बोल लीजिए उसको और चाहे टीसीएस बोल लीजिए, ठीक है, तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों जगह है, मतलब दोनों ही का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए वाला है, तो यहां पर प्रिवेल करेगा 194Q। पहले बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि काटे अगर उसका दोनों की लिमिट फुलफिल हो रही है। और 194Q किसके लिए एप्लीकेबल है? रेसिडेंट के लिए, मैंने पहले ही बताया आपको। तो यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो नॉन रेसिडेंट है या फॉरेनर है उनके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा सेक्शन एप्लीकेबल होगा लेकिन ये नहीं है। हाँ और पहली बार ये हुआ है कि अगर आप इस प्रोविजंस को नहीं मानते और इनकम टैक्स में आप क्लेम करने जाओगे, 40A में आप क्लेम करने जाओगे, तो आपका 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है? अगर आप नहीं बताओगे तो जो आपका एक्सपेंडिचर आप क्लेम करोगे
सीधे सीधे 30% आपका काट दिया जाएगा ट्रांजेक्शन का। अच्छा, ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि किस गुड्स के लिए है, परचेज ऑफ कैपिटल गुड या रेवेन्यू गुड्स, ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, अभी इसमें वो इतना क्लियरिटी आई नहीं है। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, एक बायर है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए है, और हाँ, और मिस्टर बी से वो 52 लाख का सामान खरीदते हैं, तो हम एनालिसिस करते हैं कि क्या 194 लगेगा कि नहीं लगेगा। क्योंकि बायर का टर्नओवर 10 करोड़ है तो 194 क्यों एप्लीकेबल हो जाएगा, और 50 लाख के ऊपर है, 2 हफ्ते आपने देख ली, पहला टर्नओवर देख लिया आपने लास्ट ईयर का, और लास्ट ईयर हम यहाँ पे एग्जांपल लिया था, समझ लीजिए टर्नओवर की बात कर रहा हूं मैं, टर्नओवर देख लिया आपने 10 करोड़ के ऊपर का है, और जो बायर परचेज भी कर रहा है तो 50 लाख रुपए है, तो 194 लगेगा। तो 194 लगेगा तो कैसे होगा ये, 52 लाख माइनस 50 लाख, क्योंकि एक्सेस की बात की है, 50 लाख तक नहीं की है, 50 लाख के ऊपर होगा उस पर लगेगा, तो 52 लाख माइनस 50 लाख, 2 लाख के ऊपर 0.1% के हिसाब से 200 रुपए का टैक्स लग जाएगा। देख रहे हैं अमाउंट कितना छोटा है, लेकिन आपको इसकी वजह से बताना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर ए है, उनका ग्रॉस सिर्फ 40 करोड़ रुपए है, और वो वाई से सामान खरीदते हैं 60 लाख रुपए का, और मिस्टर वाई का जो टर्नओवर है वो 15 करोड़ है। तो हम पहले चेक करेंगे क्या एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं है। तो 194 की एप्लीकेबिलिटी क्या कहती है, पहला, क्या उसका ग्रॉस रिसीप्ट 10 करोड़ से ऊपर है इस केस में, तो 206 तो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वहां पे भी 15 करोड़ है, लेकिन 206 भी एप्लीकेबल होगा, 194 क्यों होगा। मैंने क्या बताया आपको कि प्रिवेल कौन करेगा, 194 क्यू, तो इसमें 194 क्यू एप्लीकेबल हो जाएगा, हाँ, और वही 0.1% के हिसाब से कट जाएगा। तो 60 लाख माइनस 50 लाख, 10 लाख के ऊपर 0.1 के हिसाब से 1000 रुपए टैक्स लग जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है सेक्शन 194 क्यू और सेक्शन 206 सी में। इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो मैंने आपको बोला कि एप्लीकेबिलिटी 1 जुलाई 2021 से है, इसका मतलब मान लीजिए 3 एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने अप्रैल मई या जून तक में 50 लाख किया है, ठीक है, तो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आगे से आप करेंगे ना, उस पे एप्लीकेबल होगा। पर एग्जांपल दूसरा मान लेते हैं, आपने 30 लाख या 35 लाख तक जून तक का किया था, बाद में 30 लाख का और खरीदा, 60 लाख का हो गया, तो जुलाई में जाके 60 लाख हुआ ना, तो अब 60 लाख माइनस 50 लाख पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों है, या फिर आपका नया है कि एकदम आप मार्च से अपना जुलाई से ही कर रहे हैं, तो जहां पे लगेगा उतने पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम आते हैं कि डिफरेंस क्या है 194 क्यू और सेक्शन 206 C1H में। टैक्स दोनों में कटेगा, 194 में टीडीएस कटेगा, टैक्स टू बी डिडक्टेड, और 206 जो सेलर पे है वो कलेक्टेड होगा, ठीक है। ये बायर पे एप्लीकेबल है, ये सेलर पे एप्लीकेबल है, दोनों के लिए रेसिडेंट बायर है और रेसिडेंट सेलर है, ठीक है। आप समझ ही रहे हैं कि अगर बायर है तो सेलर होगा, और सेलर होगा तो बायर होगा। हाँ, टर्नओवर दोनों 10 करोड़ रुपए देखना है लास्ट ईयर का, हाँ, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ये 1 जुलाई से सॉरी, जो ये पहले आ चुका था ना, तो ये लास्ट ईयर का 29, मतलब मान लीजिए ये 2021 का टर्नओवर देखेंगे, इससे पहले का देखेंगे, क्योंकि ये 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल है, ठीक है, और ये आने वाला है कल से। इसमें वही है कि पेमेंट या क्रेडिट जो पहले होगा, और इस वाले केस में एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। हाँ, एडवांस पे भी टीडीएस कटेगा और रिसिप्ट पे भी कटेगा, ठीक है। इस पे पॉइंट रेट क्या होगा, 0.1%, और पैन नहीं है तो 5%, जो भी एक्सीडिंग अमाउंट होगी 50 लाख से। यहाँ पे क्या है 0.1, अब 2021 खत्म हो चुका है, इसलिए मैं 0.75 वाली बात नहीं कर रहा हूँ, और 1% अगर पैन नहीं है एप्लीकेबल है, और 50 लाख के ऊपर। हाँ,
और ये एप्लीकेबल कब नहीं होगा, किसी और सेक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया एप्लीकेबल है या 206 में है तो एग्जाम्प्ट है ये, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका एक्सक्लूजन क्या है, जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी बायर को वो नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, इंपोर्टर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या एम्बेसी, हाई कमीशन, कंसुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट, ठीक है। 10 रिक्वायरमेंट दोनों में ही होती है, वो कोई बताने वाली बात है नहीं। टीडीएस कब जमा कराएंगे, टीडीएस की डेट पे अगले 7 तारीख को, और टीसीएस भी सेम वही है। ये फॉर्म जो होगा 26Q में भरा जाएगा, 26EQ में। ये जितने भी अकाउंट्स वाले पर्सन है वो सबको मालूम है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। परचेस डिपार्टमेंट वाले भी अपने अकाउंट वाले डिपार्टमेंट से बात कर लेना, लेकिन हाँ ये डिक्लेरेशन दे देना और अपने पिछले साल की टर्नओवर बता देना अगर डिक्लेरेशन आ रहा है तो। लेकिन अब ये जान लीजिए कि अगर आप 50 लाख के ऊपर की सेल या परचेस कर रहे हैं तो 194 या 2061H वाला रूल लगने वाला है, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूं, आप एकदम समझ रहे होंगे। अगर मान लीजिए बायर 5 करोड़ रुपए का है, बायर का टर्नओवर, और सेलर का 11 करोड़ रुपए का है, और ट्रांजेक्शन में 55 लाख है, तो क्या होगा, 10 करोड़ से ऊपर सेलर का है ना, तो 206C1H हो जाएगा। अगर मान लीजिए 15 करोड़ इसका है, 7 करोड़ उसका है, 58 लाख का है, तो 194Q हो जाएगा। अगर दोनों पे है तो 194Q हो प्रिवेल करेगा, मैंने आपको पहले बता दिया। दोनों का नहीं है, भले ही 50 लाख के ऊपर है, लेकिन दोनों का ही नहीं मिल रहा है, ना उसका टर्नओवर ना इसका टर्नओवर, तो एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। और दोनों का है लेकिन 50 लाख की ट्रांजेक्शन ही नहीं है पूरे साल भर में, हो चुका, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये सब बताने में मतलब ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मूले में मैंने बता दिया, जो मैंने चीजें आपको बताई है ऊपर वही क्वेश्चन आंसर में बता दिया है, ठीक है। कुछ बताने लायक उतना है नहीं, लेकिन एक मैंने कवर कर दिया कि आप वीडियो को देखेंगे, अगर पॉज करके वहां पे रुक के आप पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। क्लैरिटी सारी चीजें वही है जो है, इसलिए अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। नॉन रेसिडेंट पे नहीं लगेगा, मैंने आपको पहले बता दिया, तो रेसिडेंट पे ही लगेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या मोटर व्हीकल जो 10 लाख के नीचे वाली है, क्या उस पर एप्लीकेबल है क्या? तो जो एक सर्कुलर आया था 17/2020 का 29 को, तो उसमें बताया था कि अगर 10 लाख के ऊपर है तो 206 भाई सेलर्स मतलब टीसीएस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और इससे इसी तरह जब अगर टीडीएस पे होगा तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर एक साथ इससे पहले का है तो वो देख लीजिएगा, 50 लाख के ऊपर है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके बाद वाली जो चीजें वही एप्लीकेबल होगा। यही लिखा हुआ है कि इफ एनी ट्रिगर इवेंट और बिफोर 1/7/2021 तो कोई भी टीडीएस डेट नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं इस फॉर्मेट पे। ये फॉर्मेट थोड़ा सा बताना जरूरी है आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। पहले आप देखिएगा, आप पहले ये देखिएगा आप बायर है कि सेलर है, ठीक है। मैं इधर पे आता हूं पहले। क्या आपकी टर्नओवर 10 लाख रुपए पिछले साल में है? अगर आप कहेंगे नहीं मेरी टर्नओवर नहीं है तो ठीक है, तब तो कोई टीडीएस लगेगा नहीं। अगर आप बोलते हैं हाँ मेरी है, तो जो आपका वेंडर है क्या उससे आपने 50 लाख की ज्यादा की है कि नहीं की है? आप कहेंगे नहीं किया है, कोई टीडीएस नहीं लगेगा। बोलेंगे 50 लाख से ज्यादा लगाया है, 50 लाख से ज्यादा किया हुआ है, तो अब आप पूछेंगे पैन उसके पास है कि नहीं है? उसने बोला पेन है, तब पेन है, नहीं पहले पहले ही देखते हैं कि क्या कहते हैं, ये पेन है कि नहीं है। अगर आपने कहा नहीं है तब तो 5% सीधा लगेगा टीडीएस, ठीक है। आपने कहा नहीं पेन है, तब ये चेक करेंगे कि क्या पिछले 2 सालों की में एक बार भी इसने रिटर्न भरी है कि नहीं भरी है। अगर हाँ भरी है तो 0.1% 194Q में लगेगा, बायर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अगर नहीं है तो ये चेक करेंगे कि जो उसका टीडीएस या टीसीएस है पिछले 2 सालों में, अगर उसने रिटर्न नहीं भरी है तो क्या वो 50,000 से ज्यादा है कि कम है। अगर कम है तब तो 0.1, अगर ज्यादा है और उसने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो 5%। समझ रहे हैं क्या है कि अगर आपने पिछले सालों में नहीं रिटर्न भरी हुई है, आप बोलोगे मैं तो रिटर्न भरता नहीं था, ठीक है, आपका टीडीएस कट रहा था लेकिन 50,000 से ज्यादा कट रहा था, लेकिन आपने भरते ही नहीं थे। क्यों नहीं भरते थे? कि सरकार को पता ना चल पाए
कि आपकी बाइंग इतनी है या आपकी सेलिंग इतनी है, ठीक है। तो वो सब दिन लद गए, अब आपको बताना पड़ेगा, और नहीं बताओगे तो 5% ही टीडीएस कटाओगे। अभी अमाउंट आपको 5% कम लग रही है, जब एक बार कटना लगेगा और बायर लोग करने लगेंगे सब, आपको ही भरना पड़ेगा। तो जो भी चीजें हैं सब सही कर लीजिए, जो पुराने दिन थे वो गए। सेम सेलर वाले कॉन्सेप्ट में भी वही है कि 50 लाख है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कोई टीसीएस नहीं लगेगा, अगर है तो क्या कस्टमर पहले ये चेक करो कस्टमर क्या 194 में क्यों में काट रहा है कि नहीं काट रहा है। काट रहा है तो वही 0.1 वाला है, नहीं काट रहा है तो पूछ लोगे पैन है कि नहीं भैया। अगर पैन नहीं है तो 5% टीसीएस का रख कर लो, अगर है तो 2 साल की रिटर्न मांग लीजिए। वो कहता है तो 0.1%, वो बोलेगा नहीं है तो उससे वही पूछ लीजिए कि 50,000 से ज्यादा का टीसीएस कटा था क्या, अगर कटा था तब तो 5% देगा, नहीं कटा था तो 0.1%, ठीक है। ये आप देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। मैं थोड़ा कुछ और बताना चाहता था, इंटरेस्टेड इसलिए थोड़ा जल्दी में था। टीडीएस की एंट्री 194 क्यू वाली सब जानते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है जो नए लोग हैं उनको 206C1 जो टीसीएस वाली एंट्री होती है वो थोड़ा डिफिकल्टी पैदा करती है, तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपकी अकाउंटिंग बुक में जो टीसीएस है रिसिप्ट बेसिस पे बुक हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर हो चुका है और 1.1% 1 अप्रैल से लग रहा है, क्योंकि टीसीएस तो अक्टूबर में ही एप्लीकेबल था, तो 1 अप्रैल से मान लेते हैं, ठीक है। और गुड्स जो है वो 10 लाख की जीएसटी 5% पे सोल्ड की है, तो एंट्री क्या होगी जब आप सामान सेल करेंगे, रिसिप्ट बेसिस पे है, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट इतने से तो जीएसटी वो आप देख लीजिए, ठीक है। सिंपल सिंपल एंट्री है बुकिंग एंट्री। सेकंड एंट्री क्या होगी, जब आपको पैसा आएगा तो आपको क्या करना है, टीसीएस कलेक्ट करना है, याद रखिएगा। तब एंट्री क्या होगी, 10,50,000 आया, टीसीएस के नाम पे जितना बन रहा था इतना आपने कर दिया और इतना ही कर दिया। अब क्या करोगे आप, क्योंकि कस्टमर से तो आपने पहले मांगा नहीं था उस पैसा, ठीक है। तो अब जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है टीसीएस के नाम पे, तो आप एक डेबिट नोट सेलर इशू कर देगा। इस यही बताने के लिए मैं लाया था आपको कि जितना, क्योंकि आपने पैसा उस टाइम में बताया नहीं था उसको, वो देगा नहीं जल्दी, क्योंकि डेबिट नोट नहीं दोगे आप या छोटी इन्वेस्ट नहीं दोगे तो कैसे देगा वो पैसा, उसको भी तो अपने बुक्स रिकॉर्ड अकाउंट्स में रिकॉर्ड रखना है ना। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि सन्ड्री डेटर्स बैलेंस विल रिमेन आउटस्टैंडिंग फॉर द अमाउंट ऑफ टीसीएस, द सेलर विल हैव इशू अ डेबिट नोट फॉर द सेम। और 7 तारीख को सीधे सीधे हंसते मुस्कुराते भारत सरकार के खाते में जमा कर दीजिएगा पैसे। अगर इनवाइस के बेस पे हो रहा है और सेम लॉजिक पे है, तो जब आप बुकिंग करेंगे तभी आप टीसीएस पेबल की अमाउंट को भी सन्ड्री डेटर्स में बुक कर लीजिएगा और उनको आप भेज दीजिएगा इनवाइस, और वो आपको उतनी पेमेंट कर देंगे, 7 तारीख को आप पेमेंट कर देना। यही चार्ट में बना हुआ है, आप इसी चार्ट में 194 वाला भी लगा सकते हैं और आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और कल से 1 जुलाई से 194 क्यू आ रहा है, तो ध्यान से काटिएगा टीसीएस और सरकार को पैसे जमा कराइए। ओके बाय, नमस्कार।